टेक्स्ट फॉल हम लोग हमारा जो 5th क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये हम लोगों ने कल बेसिक जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है वो हमने जो है कल देख लिया है। तो आज उससे आगे का जो बेयर एक्ट में जो है उसके आगे के पैराग्राफ में जो जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें जो ऑनर है, जो ट्रांसफरर है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है ना, डीड बनाकर या विल के थ्रू। तो जो कोशिश करता है तो उसमें ऑनर को भी कुछ बेनिफिट दे देता है, जिसकी वजह से ऑनर जो ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। इलेक्शन उस करना, उसको उसके ऊपर बाउंडेशन आ जाता है कि दोनों में से कोई एक चीज को वो स्वीकार करे, या तो प्रॉपर्टी को रिटेन करे तो बेनिफिट को रिलिंक्विश करना होगा, और अगर बेनिफिट प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा तो बेनिफिट को रिलिंक्विश करना पड़ेगा। दोनों में से एक ही चीज होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऑनर का मतलब क्या होता है। ऑनर का मतलब क्या ऐसा है कि जिसके पास उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप है, सिर्फ वही जो है इलेक्शन करेगा, या और भी कोई कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑनर का जो है, जो वर्ड है, इसका उपयोग यहाँ पे बहुत ही वाइडर सेंस में किया गया है। मतलब ऑनर में वो लोग भी आ जाएंगे जो जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनका और जिनका कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, वो सब भी आ जाएंगे, है ना। सिर्फ ऑनरशिप, जिसके पास फुल ऑनरशिप है, सिर्फ वही नहीं आएंगे। जिनका की रिमोट इंटरेस्ट है, जिनका की इमीडिएट इंटरेस्ट है, ऑनरशिप एट द, अच्छा दूसरा है कि किस समय ऑनरशिप की बात हो रही है। तो ऑनरशिप एट द टाइम ऑफ एराइज लायबिलिटी टू इलेक्ट, जिस समय इलेक्शन का टाइम आता है ना, उस समय उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप किसके पास है, या फिर उससे कनेक्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, रिमोट इंटरेस्ट है, किसके पास है, तो उसके ऊपर ड्यूटी टू इलेक्शन का जो इलेक्शन करने का जो दायित्व है उसके ऊपर आ जाएगा। तो जो भी ऑनर है उसको, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो जो पार्ट लाभदायक पार्ट को हम एक्सेप्ट कर लें और जो हानिकारक वाला पार्ट है उसको रिजेक्ट कर दे। ये वही वाली बात है कि दोनों चीज पॉसिबल नहीं है, उसको जो है दोनों में से कोई एक चीज इलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका सीधा सा बस इतना ही है कि ऑनरशिप जो है, ऑनर का मतलब ये नहीं है उस व्यक्ति से जिसके पास की फुल ऑनरशिप है, बल्कि जिसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है, कंटिजेंट इंटरेस्ट है, वो भी जो है इंक्लूड होगा इसमें। और दूसरी बात बस ये है कि जिस समय इलेक्शन का टाइम आएगा उस समय किसके पास ऑनरशिप है वो चीज देखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट कैपेसिटी। जैसे एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति बेनिफिट को स्वीकार करना और उधर प्रॉपर्टी को रिटेन करना, ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर दो कैपेसिटी में है, जैसे कि हम लोग ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी में पढ़े थे ना कि अपने आप को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन अपने आप को तब ट्रांसफर किया जा सकता है जब वो कैपेसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब हम खुद इंडिविजुअल हैं और एक ट्रस्ट बना के हम एक ट्रस्टी भी उसमें असाइन अपने आप को किए हुए हैं,
तो हम अपने आप से उस ट्रस्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, या एज ए ट्रस्टी हम अपने आप को, इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी ढंग से अगर डिफरेंट कैपेसिटी रहा तो डिफरेंट कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं कि एक में जो है हम प्रॉपर्टी को रिटेन भी कर सकते हैं और एक में जो है बेनिफिट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण है, इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि जैसे कि एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें ए जो है ट्रांसफरर है जो कि बी को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन इसका जो ऑनर है वो सी है, ठीक है। तो जो है ए ने सी को, ये प्रॉपर्टी जो है वो ए ने ही सी को ट्रांसफर किया था, तो वो इसको लाइफ इंटरेस्ट दिया है, सी को क्या है, लाइफ इंटरेस्ट दिया था, ठीक है। और डी जो है वो सी का बेटा है, तो उसके बाद जो है सी को ये 1000 रुपया दिए, ट्रांसफर किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट में या एक ही ट्रांजैक्शन में क्या किया, ए ने जो है इस प्रॉपर्टी में सी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट दिया है, और डी उसका बेटा है, ठीक है, डी जो है ये सी का बेटा है। तो सी को लाइफ इंटरेस्ट दिया और डी के बेटे को उसने 1000 रुपया ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सी को लाइफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इसको ट्रांसफर तो नहीं कर सकता डी को, तो फिर भी जो है ट्रांसफर कर रहा है और साथ ही में जो है डी को जो है 1000 रुपये दे रहा है जो कि सी का बेटा है। तो यहाँ पे देखिए सी को जो है ये करना पड़ेगा, इलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो चूंकि यहाँ पे सी जो है मर जाता है इलेक्शन के बिना ही, तो अब जो है डी क्या करता है कि डी को, अब देखिए सी मर गया, इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन हो गया, डी, है ना। अब जो है सी चूंकि मर गया है तो डी क्या करेगा, ऐसा कर सकता है कि ये 1000 रुपया तो उसको अपने कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिला है, ये 1000 रुपया इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिला है ना इसके बेटे को, ए ने सी के बेटे को 1000 रुपये ट्रांसफर किए, है ना। तो डी को ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में 1000 रुपया मिला हुआ है, तो इस बेनिफिट को वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और चूंकि ये प्रॉपर्टी सी की थी और सी के मरने के बाद डी की हो जाएगी, तो जो है डी जो है इस प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेगा, है ना। तो इस ढंग से डी का जो है ये बेनिफिट भी उसका हो गया, और ये सी के बिहाफ में, जो सी के बिहाफ में सी के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का ऑनर डी है, तो उसने ये डिसीजन लिया कि हम जो है प्रॉपर्टी को रिटेन करेंगे, और चूंकि ये 1000 रुपया जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में डी को मिला है, तो इसलिए वो 1000 रुपये का बेनिफिट वो एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इस ढंग से क्या हुआ कि डी जो है के दो कैपेसिटी हैं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है जिसमें कि वो उसने बेनिफिट को एक्सेप्ट किया, और सी का जो वो हायर के रूप में ये जो है डी, इस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप जो है डी के पास है, और इस ढंग से उसने इलेक्ट किया कि हम इस प्रॉपर्टी को रिटेन करेंगे, तो ये डुअल कैपेसिटी हो गया। तो डुअल कैपेसिटी में हम ये काम कर सकते हैं, तो ये वही है डिफरेंट कैपेसिटी। अगर एक पर्सन के पास जो है इलेक्शन का ऑब्लिगेशन आता है, उसको इलेक्शन करना होता है, तो अगर उसके पास जो है डुअल कैपेसिटी है, मतलब एक तो इंडिविजुअल है और दूसरा विकारियस कैपेसिटी है। विकारियस कैपेसिटी में क्या होता है कि गार्जियन आ जाते हैं, ट्रस्टी आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाते हैं, या एग्जीक्यूटर वगैरह आ सकते हैं, इस ढंग से, ठीक है। तो
यहाँ पे ही कैन एक्सेप्ट बेनिफिट इन वन, सॉरी ये कौन लिखा गया है, ये वन है, ठीक है, इन वन कैपेसिटी, एक कैपेसिटी में वो क्या है, बेनिफिट को एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरे कैपेसिटी में वो ट्रांसफर को रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर? थर्ड है कि इनडायरेक्ट कैपेसिटी, इनडायरेक्ट कैपेसिटी सॉरी इनडायरेक्ट बेनिफिट, इसमें क्या होता है कि अगर बेनिफिट जो दिया जा रहा है वो अगर ऑनर को डायरेक्टली दिया गया है तब तो वो इलेक्शन करने के लिए बाउंड है, और अगर डायरेक्टली उसको नहीं दिया गया है, जैसे कि ऑनर की वाइफ को बेनिफिट मान लीजिए कि दिया गया है, तो क्या हुआ कि उसको इलेक्शन करने के लिए वो बाउंड नहीं है, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं रहेगा इलेक्शन करने का। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, सेम जो है उदाहरण लेते हैं, ए ने बी को ट्रांसफर करने की कोशिश किया, जो कि पर ये जो प्रॉपर्टी है उसका ऑनरशिप जो है सी के पास है, तो ए ने जो है बी को ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन ए ने जो बेनिफिट दिया ना 1000 रुपये का, मान लीजिए, वो किसको दिया, सी की वाइफ को दिया, ठीक है, तो क्या सी जो है यहाँ पे बाउंड होगा इलेक्शन करने के लिए कि उसको बेनिफिट लेना है या फिर जो है प्रॉपर्टी लेना है? नहीं, इसमें ना बाउंड नहीं होगा, क्योंकि बेनिफिट जो है वो सी को, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी को डायरेक्टली नहीं दिया गया है, ये सी की वाइफ को दिया गया है, तो सी को की वाइफ को दिया गया है, सी के बेटे को दिया गया है, सी के पिताजी को दिया गया है, एंड ऐसे सभी केस में इनडायरेक्ट बेनिफिट कन्फर का जो है सी के ऊपर, ऑनर के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगा इलेक्शन के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि शैल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर, मतलब अगर जो है ओनर जो है वो ट्रांसफर से मना कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसको क्या है कि बेनिफिट को त्यागना होगा, और वो बेनिफिट त्यागना जो होगा तो वो बेनिफिट जाएगा कहाँ, तो कहाँ जाएगा, वो जो ट्रांसफरर है उसके पास चला जाएगा, अगर वो जिंदा है, अगर मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चला जाएगा। यहाँ पे जैसे कि सी की वाइफ, यहाँ पे जो 1000 का जो ये बेनिफिट है, ये मान लीजिए सी को ही ट्रांसफर किया गया, तो अब जो है मान लीजिए सी जो है इस प्रॉपर्टी को रिटेन करना चाहता है, इलेक्शन उसने किया कि हम प्रॉपर्टी को रखेंगे, बेनिफिट को नहीं लेंगे, तो ये बेनिफिट कहाँ जाएगा, ये बेनिफिट फिर से वापस ए के पास चला जाएगा, या फिर ए जिंदा नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसका हेयर्स है उनके पास चला जाएगा, ये यही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपनसेशन टू डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। अब यहाँ पे है कि डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी का क्या मतलब होता है, ट्रांसफरी जो है वो कब डिसअपॉइंटेड होता है। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफरी कौन है, बी है ना, ए जो है ट्रांसफरर है, बी जो है ट्रांसफरर ट्रांसफरी है, है, तो जो है सी जो बी, है ओनर है बी, प्रॉपर्टी का। हाँ, बी जो है कब कब डिसअपॉइंटेड होगा, पहला तो जब प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलेगी, कब कब नहीं मिलेगी, कब कब उसको दिक्कत हो रही है, जब ए मर जाए प्रॉपर्टी उसको देने से पहले, पैसे लेके। इलेक्शन करने से पहले, जी सी जब तक इलेक्शन करेगा हाँ, इलेक्शन। उससे पहले ही ए मर गया, और ए मर के जो है क्या हुआ कि सी ने प्रॉपर्टी को ही रिटेन करने की सोची, ट्रांसफर को जो है उसने मना कर दिया, ट्रांसफर को से मना कर दिया, तो क्योंकि ट्रांसफर से मना कर दिया तो अब तो बी को प्रॉपर्टी मिली नहीं,
तो अब बी बेचारा हाँ क्या करे? तो ये डिसअपॉइंटेड हो जाएगा ना। हाँ, तो एक तो उसमें ये है कि अगर ये ट्रांसफर दान के लिए दिया जा रहा है ना, ये ट्रांसफर जो है, ये जो ट्रांसफर हुआ है ये दान, ए ने बी को दान दिया, पैसे लेके नहीं दिया, दान दिया और ए मर गया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि ये दान दिया था और ए जो है वो पागल टाइप का हो गया, वो जो है दान देने मतलब देने के लिए वो कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल हो गया, मतलब कि पागल टाइप का कुछ भी हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो उस केस में बी जो है ये हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि ये सेल के लिए था, ये कंसीडरेशन लेकर के ए ने बी को ट्रांसफर किया। अब इसमें एक कल एमसीक्यू भी था जिसमें कि हमें लगा था कि ऑप्शन गलत है, लेकिन वो शायद ऑप्शन सही है, ऐसे सर को हमने भेजा है तो अब डिस्कशन होगा इस पे। याद है पिंकी लास्ट क्वेश्चन है ना, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि जो बेचने की बात आ रही है, जहां पे कंसिडरेशन है वहां पे बी सिर्फ कंसिडरेशन ए मर जाएगा या फिर जिंदा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे ही केस में जो सेल के लिए हो रहे हैं, जो कंसिडरेशन लेकर के जो ट्रांसफर हो रहे हैं, और चूंकि सी ने प्रॉपर्टी को रिटेन करना सोचा, तो जो है ए जिंदा है या फिर मर गया, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही केस में बी जो है वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही कहलाएगा। क्लियर हुआ ये हाँ तीनों कंडीशन, है ना? यस। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि बुक जो बेयर एक्ट है ना उसमें भी यही लैंग्वेज लिखा हुआ है, इन ऑल केसेस वेयर ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब इन ऑल केसेस मतलब कि ए जिंदा है या फिर मर गया इससे फर्क नहीं है, अगर ट्रांसफर कंसिडरेशन के लिए है तो वो ट्रांसफरी जो है वो डिसअपॉइंटेड रहेगा। दूसरा है कि अगर दान के लिए ट्रांसफर हुआ था और ट्रांसफरर मर गया बिफोर इलेक्शन। तीसरा है कि दान के लिए ट्रांसफर था और ट्रांसफरर जो है वो इनकेपेबल हो गया मेकिंग फ्रेश ट्रांसफर, ये तभी होगा जब मेकिंग फ्रेश ट्रांसफर मतलब वो जो अब इसको तो ये प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं ना, तो अब दूसरा ऑप्शन तो यही है कि ए अगर जिंदा है तो वो फिर दूसरा कुछ और कोई हाँ इसको कोई दूसरी करे, प्रॉपर्टी उसको दे प्रॉपर्टी दे, पैसा या दे, कुछ दिलवाए। तो करे। लेकिन अब ए हो गया अनसाउंड माइंड, तो अब इसको दे ही नहीं पाएगा, तो अब बी जो है उस केस में भी जिंदा है लेकिन देने लायक नहीं डिसअपॉइंटेड है है। ये, तो ये जो है डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, है ना? तो तीन कंडीशन है, इस तीनों कंडीशन पे ना इसको ध्यान रखेंगे, इस पे जो है सवाल आते हैं, ठीक है? दूसरा है कि अगर डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है तो वो क्या होता है, कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड हो जाता है, उसको कंपनसेशन देना होगा, क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है ये इक्विटी के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब ये बेचारा अगर बी जो है बेचारा अगर ट्रांसफरी जो है वो डिसअपॉइंटेड हो गया है तो उसको कंपनसेशन तो मिलना चाहिए, है ना? तो अब आगे देखते हैं कि कंपनसेशन का अमाउंट क्या होगा, उसको कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। तो अब ये है कि अगर कंसिडरेशन के लिए है ना, बी जो है पैसे दे कर दिया था ए को, तब ए ने ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, तो अब उस केस में बी को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, जितना इसने दिया था, है ना? इस प्रॉपर्टी के बदले जितना कंसीडरेशन बी ने ए को दिया था तो उतना ही कंपनसेशन जो है बी को मिलना चाहिए। तो उस केस में बी को कंपनसेशन का अमाउंट उसको कितना मिलेगा, जो उसने दिया था, पे हाँ पहले पे की थी। हाँ पे किया था उतना उसको मिल जाएगा। और लेकिन अगर दान वाली बात है तब, अगर वो दान दिया और ट्रांसफरर मर गया या फिर जो है इनकेपेबल हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग अटेम्प्टेड टू ट्रांसफर, तो उस केस में इस प्रॉपर्टी का, जैसे मान लीजिए कि ये 800 का है,
है ना, जैसे 1,000 ट्रांसफर किया था ए ने, सी को जो है बेनिफिट दिया था, हाँ, और वैल्यू ऑफ ये द प्रॉपर्टी वापस हो जाएगी। हाँ 800 का है, तो बी को कंपनसेशन 800 रुपया मिले। कंसिडरेशन में हम्म, बी ने जितना कंसिडरेशन दिया था ए को, उसको वापस कंपनसेशन मिलेगा उसी कंसिडरेशन अमाउंट का। और अगर जो है दान में दिया गया था, तो दान वाले केस में वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 800 रुपया बी को वापस मिल जाएगा, उसको कंपनसेट किया जाएगा 800 रुपये से। क्लियर? वैल्यू ऑफ द अच्छा प्रॉपर्टी। अच्छा दी, इसमें जो 200 रुपए बचेगा वो तो ए के पास ही रह जाएगा। हाँ, वो ए के पास रह जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं ये यहाँ पे ये चीज डिस्कस हो रही है, इसलिए नेक्स्ट में एक चीज मैं बताती हूँ, जो कि मैं पहले ध्यान में नहीं था, अभी ये फाइल बनाते समय मैंने देखा। ये देखिए, ये इंग्लिश एंड इंडियन लॉ में अंतर है ना, इस हाँ, दोनों में अंतर यहीं पे आ रहा है कि ये जो 800 रुपये है, ये जो कंपनसेशन का जो अमाउंट है बी का, वो किसके अगेंस्ट में है? ट्रांसफरर के ए के। अगेंस्ट में है ना। वो हम्म, ए जो है देगा, बी को पे कौन करेगा? कंपनसेशन ए करेगा, या फिर ए ए। के हायर्स करेंगे, क्योंकि ये बेनिफिट जो है ए को ट्रांसफर हो जाएगा, वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा ए को या उसके हम्म, हायर के पास, और फिर हम्म, वो जो है बी को कंपनसेशन देगा। ये इंडियन लॉ है, ठीक है। हाँ, और अब इंग्लिश लॉ क्या है? इंग्लिश लॉ क्या है? इंग्लिश लॉ ये है कि बी को जो कंपनसेशन देगा ना, वो कंपनसेशन जो है सी देगा, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। और ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी कितना देगा? जितना कि वो कंपनसेशन अमाउंट है। तो अब जो है क्या होगा? 200 रुपया कहाँ रह जाएंगे? सी के पास रह जाएंगे। क्या बोले थे, समझे नहीं हम। बी को कंपनसेशन इंडियन लॉ के अनुसार कौन देगा? ए ए देगा। देगा। ए देगा। इंग्लिश लॉ में सी देगा, और सी अच्छा, उतना ही तो देगा वो जो जितना बचे कि, हुए अच्छा, हाँ, जो वो जो बचे हुए 200 रुपए वो सी के पास रह जाएगा। सी के पास रह जाएगा, अच्छा। ठीक है। ये ऐसे और भी ज्यादा साम्या का इसमें सिद्धांत काम कर रहा है, क्योंकि इस ढंग से अगर सी के पास रह जाएगा ना, तो ये ए जो है, इस मतलब एक केस को देख के दूसरे केस में ए को सीख मिलेगा, हम्म, क्योंकि 200 रुपये हमारे यहाँ वापस तो आ जाएंगे। हमारे यहाँ तो पहले वाला ही अप्लाई होगा ना, यहाँ हाँ, इंडिया पहले में। वाला ही अप्लाई, वही तो मैं बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि इंडियन इंग्लिश लॉ ज्यादा बेहतर इस मामले में है, कि ए को सबक मिलेगा ना, कि हाँ, प्रॉपर्टी, इसको 200 रुपये का लॉस हुआ ना, उसने ट्रांसफर करने की हाँ, कोशिश की, क्योंकि एक ढंग से एक ही प्रॉपर्टी तो है नहीं, लेकिन इसके बाद भी ट्रांसफर करने की उसने कोशिश की। तो इस केस में क्या हुआ कि 200 रुपये का उसको लॉस उठाना पड़ेगा। यहाँ पे तो इंडियन लॉ में है कि जो है 200 रुपये तो ए के पास ही रह जाएंगे, तो ये तो ए बोलेगा कि हम्म, ठीक है भाई, सी मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो क्या है कि क्या कहते हैं, बाकी तो जो 200 रुपया है वो तो मुझे वापस मिल ही जाने, हम्म, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यही लिखा है कि ये जो कंपनसेशन जो देते हैं हम डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को, तो इंग्लिश लॉ में क्या है कि अगेंस्ट द ऑनर है, जबकि इंडियन लॉ में क्या है कि अगेंस्ट द ट्रांसफरर, ठीक है। ये गलती हो गया, इसको हम ठीक कर देंगे। ये ट्रांसफरर है, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रांसफरर या उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये डिफरेंस है। ये वही है कि अगर जो है ट्रांसफर से अगर वो मना करता है, तो क्या है कि इंग्लिश लॉ में क्या है कि नो फॉरफेचर ऑफ इंटायर बेनिफिट, मतलब टोटल के टोटल 1000 रुपये को छोड़ का जब्ती नहीं होगा, मतलब टोटल के टोटल 1000 रुपये देने नहीं पड़ेंगे। कितना देना पड़ेगा? ओनली टू एक्सटेंट
नेसेसरी टू कंपनसेट डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, यानी कि डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को 800 रुपये ही सिर्फ इतने कंपनसेशन देना है ना, तो उसी एक्सटेंट तक उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। देगा कौन? तो जो है ऑनर देगा, क्योंकि ऑनर के अगेंस्ट में है इंग्लिश लॉ कंपनसेशन का वो, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश लॉ जो है, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बेस्ड ऑन, एक क्वेश्चन ये भी था कल हम लोग एमसीक्यू किए थे, तो इंग्लिश लॉ में क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो है वो कंपनसेशन के आधार पे काम करता है ना, कि कंपनसेशन ही उसको देना है बस, है ना। लेकिन जो है इंडियन लॉ में क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्फेचर, मतलब जफ्ती के आधार पे काम करता है। मतलब इंडियन लॉ जो है इस पूरे बेनिफिट को जब्त कर लेता है, जबकि जो है इंग्लिश लॉ जो है इसको जितना कंपनसेशन देना है, जफ्ती सिर्फ उतने की ही होती है। मतलब इसमें टारगेट होता है, इंग्लिश लॉ टारगेट करता है कि बी को कंपनसेशन देना है, जबकि जो इंडियन लॉ टारगेट है उसका कि ये उससे बेनिफिट ले लिया जाए पूरा का पूरा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा है तो उसको पूरा, उससे पूरा का पूरा बेनिफिट ले लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में ये अंतर था। अच्छा, हम लोग कहाँ थे? या अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, तो ये क्लियर हो गया। अब डज और डज नॉट बिलीव, है ना, ये बोला जा रहा है कि ट्रांसफरर जो है वो बिलीव करता है कि प्रॉपर्टी उसकी है या फिर नहीं है, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को। मतलब ए जो ट्रांसफर कर रहा है बी को, या तो वो इस गलत फहमी में कर रहा है कि मतलब ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, इस गलत फहमी में कर रहा है, या फिर जानबूझकर पूरे होशो हवास में कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो सी की है, इसके बावजूद वो ए बी को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर इस टाइप की घटना घट गई है तो सी को जो है वो इलेक्शन करना होगा, इलेक्ट करके उसको जो करना है करे, या तो प्रॉपर्टी रखे या बेनिफिट ले, है ना। तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इमैटेरियल। इसका एक्सेप्शन है एक, कि बेनिफिट एक्सप्रेस्ड टू बी ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। मतलब जनरल रूल ये है कि अगर ऑनर जो है वो जो ट्रांसफर है उससे उसको मना कर देता है, तो उसको इंटायर बेनिफिट जो है रिलिंक्विश करना होगा, मतलब कि पूरा का पूरा 1000 रुपया छोड़ना होगा, है ना। तो इसका एक्सेप्शन ये है कि वहां पे ये लिखा होना चाहिए कि एक्सप्रेसली, है ना, लिखा होना चाहिए कि जो 1000 रुपये जो वो बेनिफिट दिया जा रहा है वो प्रॉपर्टी के बदले में है। यहाँ पे जो वो जो डीड बनाएंगे जिसके थ्रू कि ए बी को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, या फिर विल के थ्रू, तो जो भी ट्रांसफर करने की जो कोशिश की जा रही है उस डीड में या उस ट्रांजैक्शन में, जो ये 1000 रुपये का जो बेनिफिट सी को दिया गया, वो उस वहां पे लिखा होना चाहिए कि ये 1000 रुपया जो हम दे रहे हैं सी को, वो इस प्रॉपर्टी के बदले में दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो फिर सी बाउंड नहीं होगा इलेक्शन करने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस ट्रांजैक्शन में ए ने बी को ट्रांसफर करने की कोशिश की और ए ने सी को 1000 रुपये का बेनिफिट क्रिएट किया उसी ट्रांजैक्शन में इस प्रॉपर्टी के बदले, और उसके उसके अलावा जो है एक कार भी जो है ए ने जो है सी को दिया उसी ये में। तो अब ये कार के बारे में नहीं लिखा है कि जो इस प्रॉपर्टी के बदले में सिर्फ ये 1000 रुपये का बेनिफिट था, कार नहीं था। तो कार जो है ऐसे ही दिया। तो इस जब
जब जो है सी इलेक्शन करेगा, मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को उसने रिटेन करने का सोचा, तो उसको ये 1000 रुपये जो है छोड़ने होंगे, लेकिन कार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार एक्स्ट्रा में है, वो इस प्रॉपर्टी के बदले में नहीं है। तो जो अदर बेनिफिट है, कार यहाँ पे क्या है, अदर बेनिफिट है, तो इसको जो है सी रख सकता है, इस प्रॉपर्टी को भी रख सकता है और कार को भी रख सकता है, सिर्फ ये बेनिफिट को वो त्यागेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि मोड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के कैसे कैसे कर सकते हैं। इलेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, है ना। एक्सप्रेस मतलब बोल कर करके क्लियर वर्ड्स में, इसमें जो है एक्सप्रेस मतलब ऑनर का इंटेंशन है, कैसे, बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक वर्ड में, है ना, वो क्लियर बोल कर करके जो है अपना इंटेंशन दिखा रहा है और वो इलेक्शन कर रहा है, या प्रॉपर्टी रिटेन करने का या फिर बेनिफिट एक्सेप्ट करने का, जो भी है। और दूसरा जो है इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड कैसे, तो इम्प्लाइड जो है वो ऑनर का जो एक्ट है और उसका जो कंडक्ट है, उसके थ्रू जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। अब इम्प्लाइड जो है उसका कैसा कंडक्ट होना चाहिए जिससे कि पता चले, तो जैसे कि वो जो है बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। अगर वो बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका क्या मतलब है कि उसने इलेक्शन कर लिया, है ना, है ना। लेकिन इस समय जो है जब इलेक्शन कर लिया, तो साथ ही वो जो है इस बात के लिए जो ऑनर है उसको पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटी है इलेक्शन करना, और उसके बाद वो बेनिफिट को एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर वो जो है अवेयर है सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांसफर, मतलब ये ट्रांसफर हुआ है उससे वो अवेयर है ना। और वो या फिर जो है वो सर्कमस्टांसेस में के लिए कोई इंक्वायरी नहीं किया कि ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, मतलब वो इस पे कोई इंक्वायरी ही नहीं कर रहा है, वो इंक्वायरी को त्याग रहा है, मतलब उसको छोड़ दे रहा है, इंक्वायरी कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है इंक्वायरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी जो है इन सब चीजों के बारे में जानता है कि उसको जो है इलेक्शन करना है ना, और ट्रांसफर के बारे में भी वो जान रहा है। उसके बाद बेनिफिट को एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो उसका इंटेंशन जो है इम्प्लाइड है, वो ऑलरेडी इलेक्शन कर चुका है कि उसको बेनिफिट लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्शन, इलेक्शन को लेकर करके कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर करके चलती है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे है कि अगर जो है ये बेनिफिट जो है वो 2 साल तक, ये जो ऑनर है वो 2 साल तक इंजॉय कर रहा है ना, बिना किसी, वो एक्सप्रेसली कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई एक्ट नहीं कर रहा कुछ ऐसा कि उससे पता चले कि वो ट्रांसफर को कंफर्म कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है ना। तो ये पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर क्या है कि प्रिजम्पशन कोर्ट क्या सोचेगी कि ऑनर ने ट्रांसफर को कंफर्म कर लिया है। ठीक है, अगर 2 साल तक बेनिफिट को एंजॉय किया तो इसका मतलब कोर्ट समझेगी कि वो बेनिफिट को एक्सेप्ट किया, बेनिफिट एक्सेप्ट किया मतलब वो ट्रांसफर को उसने कंफर्म कर दिया है। लेकिन ये वाला प्रिजम्पशन जो है वो रिव्यूटेबल है, अगर ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट में ये प्रूफ कर देती है कि हमको तो पता ही नहीं था, या कुछ भी ऐसा प्रूफ कर देती है, तो फिर जो है उसके पास इलेक्शन करने का राइट फिर रहेगा कि वो अगर तब कि वो प्रॉपर्टी को भी रिटेन कर सकता है उस केस में। दूसरा है स्टेटस क्यो, मतलब कैन नॉट बी रेस्टोर, मतलब उसने ऐसा कोई एक्ट कर दिया है, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ऐसा एक्ट कर दिया है कि अब जो है ट्रांसफरर जब
ट्रांसफर का जो पहले का कंडीशन था, ये ट्रांसफर करने से पहले जो ट्रांसफर का कंडीशन था, सेम कंडीशन में आना इम्पॉसिबल है। मान लीजिए कि ये जो इस प्रॉपर्टी के बदले सी को माइन मिला, मतलब कि कोल माइन है, या फिर कोई मान लीजिए कोई अनदर प्रॉपर्टी मिल गया है ना, ये 1000 रुपया ना करके एक अनदर प्रॉपर्टी उसको दे दिया गया, ठीक है। तो ये जो अनदर प्रॉपर्टी दे दिया गया, अगर मान लीजिए सी ने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, क्योंकि ए ने दिया था उसको इस प्रॉपर्टी के बदले में, तो सी ने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब बेच दिया तो अब क्या होगा, फिर से वापस ए के पास आएगा क्या? अगर सी बोलता है कि सी ने क्या किया कि इसको बेच दिया तो अब वापस तो ए के पास अब ये प्रॉपर्टी नहीं जा पाएगी। तो इसका मतलब ये समझा जाएगा प्रिजम्पशन कि सी ने इस बेनिफिट को स्वीकार कर लिया है, यानी कि इस ट्रांसफर को स्वीकार कर लिया है। ये क्लियर हुआ? इसमें वही बोल रहा है कि इम्पॉसिबल टू प्लेस ट्रांसफरर इन द सेम कंडीशन, मतलब कि ट्रांसफर करने से पहले जो ट्रांसफरर का पोजीशन था, सेम पोजीशन में अगर ट्रांसफरर नहीं लाया जा सकता, कुछ ऐसा एक्ट कर दिया है ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने, तो प्रिजम्पशन ये रखा जाएगा कि ऑनर ने ट्रांसफर को कंफर्म कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिक्विजिशन टू इलेक्शन। अब ये है कि टाइम लिमिट टू इलेक्शन। यहाँ हमने देखा था कि 2 साल के लिए अगर बेनिफिट को एंजॉय कर लिया है ऑनर ने, तो ट्रांसफर को कंफर्म समझा जाएगा। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या फिर 2 साल तक वेट करता रहेगा ट्रांसफरर? वो कुछ जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो जो है कुछ बोल ही नहीं रहा है, 2 साल तक बस बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है। तो क्या 2 साल तक वेट करना पड़ेगा क्या ट्रांसफरर को? तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसफरर और या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को या उसके हायर को वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 साल तक ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है, अगर वो कोई इंटेंशन नहीं दिखा रहा है इलेक्शन करने के लिए, तो जो ट्रांसफरर है या उसके हायर है, वो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी को उसको एक सूचना भेज सकते हैं, उसको एक नोटिस भेज सकते हैं कि भाई आप इलेक्शन कर लो, तुम्हें क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए या फिर बेनिफिट चाहिए, दोनों में से जो चाहिए हमको बता दो। अगर जो है ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उस रिक्विजिशन को, उस नोटिस को जो है कंप्लाई नहीं करता है, उसके वो इसके बावजूद ऑनर जो है कोई इलेक्शन के लिए कुछ बोलता ही नहीं है कि हम ये लेंगे या वो लेंगे, तो उस केस में विद इन द रीजनेबल टाइम उसको जो है एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा ऑनर को। अगर उस रीजनेबल टाइम में भी अगर ऑनर कुछ नहीं बोलता है, तो प्रिजम्पशन ये रखा जाएगा कि ऑनर ने ट्रांसफर को कंफर्म कर दिया है। लेकिन अगर यही टाइम, ये जो रीजनेबल टाइम है, जो रिक्विजिशन दिया, ये टाइम जो है टाइम फॉर इलेक्शन, ये जो है उसमें इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है ना, जो रिटर्न डीड बनाया गया उसमें जो है लिखा हुआ है इलेक्शन का कितना टाइम है, और उसमें जो है ऑनर डिफॉल्ट किया, मतलब इस ऑनर ने नहीं बताया उस टाइम तक कि उसको क्या चीज इलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी रखनी है या फिर जो है बेनिफिट लेना है, तो उसमें ये प्रिजम्पशन रखा जाएगा, कोर्ट ये समझेगी कि ऑनर जो है वो प्रॉपर्टी को रिटेन करना का सोचा है, यानी कि ट्रांसफर को वो रिजेक्ट कर दिया है ना, वो डिसेंट दे दिया है ट्रांसफर को, तो वो प्रॉपर्टी रिटेन करना चाहता है। इसमें ये है प्रिजम्पशन, 2 तरह के प्रिजम्पशन है कोर्ट के, वो है। अच्छा,
नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन। अगर जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई डिजेबिलिटी है तो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है। कब तक? तो कब तक किया जा सकता है? तो डिजेबिलिटी सीजेज, या तो जो है उस ऑनर का जो भी डिजेबिलिटी है वो डिजेबिलिटी खत्म हो जाए, है ना, उसकी जो अक्षमता है, किसी वजह से अक्षमता आ गई है तो उस अक्षमता, वो अक्षमता जो है खत्म हो जाए, या फिर जो है उसके बदले में उसका जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इलेक्शन कर ले, है ना। तो जैसे कि अब यहाँ पे डिजेबिलिटी जो ये अक्षमता है वो किस वजह से है, तो उसका एक उदाहरण के लिए लिया था, कई कारण से हो सकता है, अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। तो ये अगर मान लीजिए कि माइनॉरिटी के केस में, है ना, वो बच्चा है, बच्चे को इलेक्शन करना है, तो क्या होगा कि इलेक्शन को पोस्टपोन्ड किया जा सकता है जब तक कि वो बच्चा मेजर ना हो जाए, या उस माइनर के बिहाफ में उसके जो लीगल गार्जियन है या फिर कोई अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो वो जो है इलेक्शन ना कर ले, है ना। वो बच्चा है, बच्चे को इलेक्शन तब तक पोस्टपोन रहेगा जब तक कि वो बच्चा मेजर ना हो जाए, या फिर उसके जो लीगल गार्जियन है वो इलेक्शन ना कर ले उस बच्चे के बिहाफ में। नेक्स्ट जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद है, तो वो हम लोग देखते हैं। रूल में बी एक्सक्लूडेड बाय एक्सप्रेस्ड टर्म ऑफ ट्रांसफर। अगर उस डिड में ट्रांसफरर ने अगर कुछ ऐसा लिख दिया है तो फिर उसके लिखे के अनुसार काम होगा, है ना। इसमें सबसे ये जरूरी है, रूल डिपेंड ही इस बात पे करता है कि ऑन इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरर का इंटेंशन क्या है ना, वो क्या करना चाहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि वो उस डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन तो जो है सो है ही, हम लोगों ने अभी पढ़ा, लेकिन अगर वो डिड में ये बात लिख दिया है, ट्रांसफरर जो है एक्सप्रेस डिक्लेरेशन कर दिया है, ये लिख दिया है कि इन नो केस डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बी अप्लाइड टू इट्स प्रोविजन, मतलब इस डीड में जो भी प्रोविजन है उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन काम नहीं करेगा, तो फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो ट्रांसफरर है वो चाहता है कि उसके डीड पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन काम नहीं करे, तो उसके डिक्लेरेशन के अनुसार से यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन काम नहीं करेगा, ये अपवाद है। दूसरा है कि इलेक्शन बाइंड्स पार्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। इलेक्शन जो ऑनर करता है, अगर ऑनर कर रहा है तो ऑनर जो भी डिसीजन ले, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी लेता है या फिर वो बेनिफिट को एक्सेप्ट करता है, दोनों ही केस में वो जो भी करेगा, उसका जो भी एक्ट होगा उससे ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दोनों बाउंड होंगे, लेकिन उसके अलावा कोई पर्सन है तो वो बाउंड नहीं होंगे। सिर्फ उसमें ऑनर अगर कोई एक्ट कर रहा है, वो इलेक्शन कर रहा है, तो जो भी वो इलेक्शन करके जो भी वो प्रॉपर्टी ले या फिर बेनिफिट ले, दोनों ही केस में इसमें बाउंड की कौन होगा, ऑनर और उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके अलावा कोई पर्सन बाउंड नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सेप्शन की डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन नॉट अवेलेबल टू क्योर इलीजिलिटी, तो ये इनलेगलिटी, हाँ, इलीगल। तो जो है ये डॉक्ट्रिन जो ऑफ इलेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा, ये जो है क्या इसको क्या बोलते हैं, इलीगलिटी। हाँ इलीगलिटी, ये अवैधता, है ना। ये हाँ, अवैधता को क्योर करने के लिए जो है ये डॉक्ट्रिन काम नहीं करेगा, है ना। या फिर जो है ट्रांसफरर जो है वो कुछ लॉ को जो है वो
इवेड करना चाह रहा है, मतलब कि कुछ लॉ के अगेंस्ट में कुछ काम करता है। जैसे कि इसमें एक उदाहरण में ये दिया हुआ था कि जैसे ट्रांसफरर जो है ना वो कुछ आपका रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है ना। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या है कि किसी अनबॉर्न पर्सन के भी ये में हम जो है बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या था कि हम अनबॉर्न को जो देंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है उसको 18 साल तक हम जो है उस चीज को उसका पोजीशन देने से रोक सकते हैं। उस मतलब कि उस माइनर को या तो ये हो सकता है कि वो जो बच्चा जन्मे अनबॉर्न चाइल्ड, वो जैसे ही जन्मे उसको जो है ऑनरशिप उसको फुल मिल जाए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि नहीं, वो बच्चा जब 10 साल का होगा ना तब उसको मिलना चाहिए प्रॉपर्टी। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ 20 साल तक मिलना चाहिए। तो ये नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है 18 साल तक चलेगा। तो यहाँ पे अगर ट्रांसफरर जो है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, उस अनबॉर्न चाइल्ड को 20 साल के बाद जो है वो जब 20 साल का हो जाएगा तब जो है उसको प्रॉपर्टी मिले। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ट्रांसफरर जो है वो लॉ को जो है लॉ के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन वहीं पे काम करेगा जब ट्रांसफरर भी जो कर रहा है वो लॉफुल ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है ना। और चौथा है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन। ऐसे किसी भी केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन काम नहीं करेगा जहां की इलेक्शन जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 4 जो है एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के। नेक्स्ट है आपका रेटिफिकेशन इज नॉट इलेक्शन। अच्छा, ये रेटिफिकेशन और इलेक्शन में क्या अंतर है? तो ये कहा गया कि रेटिफिकेशन और जो इलेक्शन, अच्छा रेटिफिकेशन का मतलब हम लोग जानते हैं ना। रेटिफिकेशन होता है कि उसको अनुमोदन करना, मतलब कि जो है किसी कोई भी डिड है या कुछ भी है तो जैसे मुंह से हम बोले फिर जाकर के ना उस पे साइन भी किए तो वो रेटिफिकेशन होता है। वो अपना हम जो समर्थन दे रहे हैं उस चीज को किसी भी डिड में या कुछ भी, तो उसमें साइन भी कर रहे हैं। साइन करके हम बोले कि हाँ हाँ ये बात के लिए हमको, ये बात हमको मंजूर है ना। तो ये दोनों ही रेटिफिकेशन एंड जो इलेक्शन है ये दोनों ही प्रिंसिपल पे काम करता है। सेम प्रिंसिपल पे कि हम एक ही ट्रांजैक्शन की चीजों को हम जो है एफर्म और डिसएफर्म, मतलब स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं कर सकते। पूरा जो ट्रांजैक्शन है या तो हम पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करें या फिर पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टली हम किसी ट्रांजैक्शन के कुछ पार्ट को एक्सेप्ट कर लें जो मेरे लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, और कुछ ऐसे पार्ट को रिजेक्ट कर दे जो कि बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा। A man cannot blow hot and cold with respect to same transaction। ये वही कह रहा है कि सेम ट्रांजेक्शन के ये में रेस्पेक्ट में हम जो है हॉट और कोल्ड दोनों जो है ब्लो नहीं कर सकते। तो दोनों ही बातों को हम नहीं कर सकते। बेनिफिट अगर लिए हैं तो उसमें जो बर्डन है उसको भी बियर करना पड़ेगा। अच्छा, रेटिफिकेशन देखिए यहाँ पे क्या है कि ए परपोर्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ वाई। मान लीजिए यहाँ पे जो है एक डी है, व्यक्ति है, डी जो है बिना किसी एथोराइजेशन के सी के बदले इलेक्शन कर लिया। तो सी के बदले अगर इलेक्शन कर लिया तो अब सी क्या करेगा? सी जो है या तो डी ने जो इलेक्शन कर लिया है उसको रेटिफाई करेगा कि हाँ ठीक है डी ने जो किया उसको हम मान लेते हैं, या फिर उसको नहीं मानेगा। तो रेटिफिकेशन यही है कि सी ने डी के किए हुए काम को रेटिफाई किया, यानी कि डी ने जो भी कहा उसको मान लिया या फिर उसको जो है नहीं माना। तो ये रेटिफिकेशन कहलाता है। और इलेक्शन क्या हुआ कि जो है
वो जैसे कि सी इलेक्शन कर रहा है कि हम प्रॉपर्टी लेंगे या फिर बेनिफिट लेंगे, या सी के बिहाफ में डी ने कह दिया कि हम प्रॉपर्टी लेंगे या फिर बेनिफिट लेंगे, तो वो जो है उसी को रेटिफाई कर रहा है सी, तो ये रेटिफिकेशन कहलाता है। तो इस ढंग से रेटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन नहीं है। अगर ऑनर के बिहाफ में कोई और जो है इलेक्शन कर रहा है तो उससे काम नहीं चलेगा, उसको जो है रेटिफाई करना पड़ेगा ऑनर को। तो ये रेटिफिकेशन एंड इलेक्शन में डिफरेंस है। ये यही कह रहा है कि जो है एक्स जो है वो वाई के बिहाफ में कुछ वर्क करता है, तो वाई क्या करेगा, या तो जो है एक्स के किए हुए काम को रेटिफाई कर देगा, यानी बोलेगा कि हाँ हाँ ठीक है, एक्स ने जो किया हम उसको मानते हैं, उस पर साइन कर करके बोलेगा कि हम जो है उसकी बात को मानते हैं, या डिसओन कर देगा, यानी कि उसको करने से मना कर देगा। वाई के एक्ट को जो है इज सेड टू बी एन इलेक्शन टू रेटिफाई और डिसओन एक्स एक्ट, मतलब वाई का जो एक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, या तो जो है वो एक इलेक्शन है, वो एक इलेक्शन क्या है कि या तो वो एक्स के यहाँ पे जो है अगर डी जो है इलेक्शन कर देता है सी के बिहाफ में, तो क्या करेगा सी इलेक्शन करेगा कि डी को के किए हुए काम को या तो हम रेटिफाई कर दें या फिर उसको मना कर दे। ये दो ऑप्शन बचेगा सी के पास अगर डी इलेक्शन कर देता है यहाँ पर, तो है ना। तो इस ढंग से ये जो है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो इस ढंग से ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का दूसरा पार्ट खत्म हुआ। थैंक यू टू ऑल।